नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आरोह पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड के अंतर्गत गज़ल पाठ पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने जो है वो गज़ल पाठ में जो है 2 शेर पढ़ लिए हैं। अब जो है हम गज़ल का तीसरा शेर पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो गज़ल के इस शेर में जो गज़लकार हैं दुष्यंत कुमार जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय जनमानस है उसकी जो मानसिकता है वो इस प्रकार की बन गई है कि जो है उसके जीवन में यदि कुछ अभाव है, कुछ कमियां हैं, तो वो उन अभावों का, उन कमियों का रोना नहीं रोता है। यानी वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता है, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना भूल गया है। वो किसी चीज़ का कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका विरोध नहीं करता है, चुपचाप उसको सहता चला जाता है। तो इसी चीज़ पर जो है, इसी विषय पर जो है वो गज़लकार ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। तो देखिए, न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। गज़लकार कहते हैं कि जो भारतीय समाज है उसकी मानसिकता इस प्रकार की बन गई है कि यदि उसके पास कमीज ना हो, यहाँ पर कमीज ना होने का जो तात्पर्य है वो यह है कि यदि उसके पास किसी प्रकार की सुविधा ना हो, ठीक है, तो वो उन सुविधाओं का रोना नहीं रोता है, बल्कि क्या करता है, पाँवों से पेट ढक लेंगे। यदि कमीज नहीं है तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कहने का मतलब है यदि उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, किसी प्रकार की सुविधा की कमी है, तो वो उस अभाव भरी ज़िंदगी को मजबूरी में जीने के लिए तैयार हो जाता है। पाँवों से पेट ढक लेंगे यानी वो किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी वो परिस्थितियों से जो है वो सामंजस्य बिठा लेता है, तालमेल बिठा लेता है, उनको वो किसी न किसी प्रकार से स्वीकार कर लेता है। जो उसकी अभाव की ज़िंदगी है, जो उसकी कमियों से युक्त ज़िंदगी है, जो उसकी असुविधाओं से युक्त ज़िंदगी है, वो उसको किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लेता है। वो उसका विरोध नहीं करता है, ठीक है, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता है, बल्कि जो उसके जीवन में कमी है, जो अभाव है, वो उसको स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है। तो कह रहे कि जो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार का जो समाज है, इस प्रकार का जो जनमानस है, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। जो हमारी शासन प्रणाली में जो बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे देश पर जो है वो शासन कर रहे हैं, जो हमारा देश चला रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इस प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग मतलब ये लोग कौन, यानी जो हर चीज़ को जो है, हर प्रकार की कमी को, हर प्रकार की असुविधा को, हर प्रकार की जो परेशानी है उसको जो है वो चुपचाप सह लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जो अभावों भरी ज़िंदगी है, जो असुविधा भरी ज़िंदगी है, जो लोग इस असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं और वो विरोध नहीं करते हैं, वो संघर्ष नहीं करते हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं वो कितने मुनासिब हैं। मुनासिब शब्द का अर्थ होता है सही, ठीक है, मुनासिब का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सही। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो चुपचाप जो है हर प्रकार की असुविधा को सहन कर लेते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमारी शासन प्रणाली या हमारे शासकों के लिए, जो हमारे देश का शासन चलाते हैं, इस प्रकार के लोगों के लिए बिल्कुल सही हैं इस सफ़र के लिए, ठीक है। जो हमारा जो ये शासन तंत्र चल रहा है, इस सफ़र के लिए, इस शासन तंत्र के सफ़र के लिए ये लोग जो चुपचाप जो है सब कुछ सहन कर लेते हैं, हमारी जो शासन प्रणाली है उसके लिए ये लोग बिल्कुल सही हैं। सही किस प्रकार से हैं, क्योंकि जब ये किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो जो शासन है, जो अपनी मनमानी कर रहा है, जो अपने तरीके से वो शासन चला रहा है, अपनी सुविधा के हिसाब से वो जो शासन चला रहा है, वो उसको इसी प्रकार से चलाता रहेगा। क्योंकि जो वो शासन चला रहा है, जब उसका किसी प्रकार से विरोध नहीं होगा, ठीक है, उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं किया जाएगा, तो जो शासन की मर्जी होगी या शासन में बैठने वाले जो लोग होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो नेता होंगे, उनकी जो मर्जी होगी वो वही करेंगे। और वो वही क्यों करेंगे, वो इस प्रकार से क्यों करेंगे, क्योंकि उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ठीक है। तो जो उनकी मर्जी आएगी वो इस प्रकार से करते जाएंगे, जो इनकी इच्छा होगी, ठीक है। तो जो लोग विरोध नहीं करते हैं, जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं, तो शासन प्रणाली के लिए इस प्रकार के लोग जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो जो गज़लकार हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, चुपचाप सब कुछ सहन नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आगे देखते हैं अगले गज़ल के अगले शेर में क्या कहा गया है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ पर जो गज़लकार हैं दुष्यंत कुमार जी वो कहना चाह रहे हैं कि खुदा नहीं ना सही, इस दुनिया में यदि ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, यदि वो ना हो तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है शायद उसको गज़लकार की नज़र में। ठीक है, आदमी का ख्वाब सही, कि आदमी का ख्वाब तो है, आदमी के सपने तो हैं, इंसान के कुछ सपने तो हैं, तो वही मायने रखते हैं, उन्हीं का महत्व है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, और जो है आदमी को जो है अपने उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, अपने उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए। जो उसने हसीन नज़ारा देखा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, तो उस चीज़ का महत्व ज़्यादा है। यदि उनकी नज़र में जो है वो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आदमी का ख्वाब तो है, जो आदमी ने, इंसान ने अपने जीवन में जो सपने देखे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को सुविधायुक्त बनाने के लिए, वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, तो इस दुनिया में जीने के लिए जो है कोई हसीन नज़ारा यहाँ पर कहने का मतलब है जो आदमी के जो ख्वाब हैं, जो सपने उसने देखे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को सुविधा प्रदान करने के लिए जो सपने उसने देखे हैं उसका ज़्यादा महत्व है। तो कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, यानी कहते हैं इस संसार में जीने के लिए, संसार में जो है जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ सपने तो उसने देखे हैं, तो आदमी को उन्हीं सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से उसका जीवन जो है वो आराम से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो यहाँ पर भी जो है जो पहले से वो बात बताते चले आ रहे हैं दुष्यंत कुमार जी, वही बता रहे हैं कि वे मुतमईन हैं। मुतमईन शब्द का अर्थ होता है मुतमईन शब्द का अर्थ होता है विश्वास। ठीक है, तो गज़लकार कहते हैं कि उन लोगों को विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, जो हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, ठीक है, जो हमारे देश में जो है लोगों का शोषण होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, दुराचार होता है, जो हमारे समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, तो कुछ लोगों को मुतमईन पूर्ण रूप से विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कहने का मतलब है जो अत्याचार हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, वो दूर नहीं हो सकती, उसमें सुधार नहीं हो सकता, पत्थर पिघल नहीं सकता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? पत्थर पिघल नहीं सकता, इसका तात्पर्य हुआ कि जो हमारे समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, जो अत्याचार, दुराचार, अनाचार, शोषण फैला हुआ है, वो ठीक नहीं हो सकता, उसमें सुधार नहीं हो सकता, वो जैसा बना हुआ है वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो गज़लकार हैं वो कहते हैं कि मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। जब तक आप किसी चीज़ का विरोध नहीं करोगे, किसी के खिलाफ जो है वो लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करोगे, आपके अंदर क्रांति की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक जो है समाज में परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर जो है वो क्रांति की भावना जाग गई, विरोध की भावना जाग गई, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना आपने सीख लिया, उस दिन जो है जो पत्थर है वो पिघल जाएगा। जो अत्याचार है, जो अनाचार है, वो जो दुराचार है, जो शोषण है, जो समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, वो दूर हो जाएगी। मैं बेकरार हूँ, यानी मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ आवाज़ में असर के लिए। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है जो शासन प्रणाली में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको स्वीकार कर लिया है। वो कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि इस देश में जो कुछ बुरा चल रहा है, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। जो बुरा दौर चल रहा है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो गज़लकार हैं दुष्यंत कुमार जी, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि परिवर्तन हो सकता है, पत्थर भी पिघल सकता है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यानी कहने का मतलब है जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, उनके खिलाफ जो है वो संघर्ष करोगे, अपने हक की लड़ाई लड़ोगे, तो जो है समाज में जो है परिवर्तन, देश में जो है परिवर्तन वो ज़रूर आएगा, शासन प्रणाली में परिवर्तन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैं बेकरार हूँ, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, अगर कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका विरोध करेगा, लोगों के अंदर जब क्रांति की भावना जागृत होगी, तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उस दिन के लिए बेकरार हूँ, और तब जो है पत्थर पिघल जाएगा। यानी जो है जो शासन प्रणाली से जो बुरा दौर चल रहा है, समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसमें परिवर्तन ज़रूर आएगा।
लेकिन वो परिवर्तन तब आएगा जब समाज में क्रांति की भावना आएगी, अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ने की भावना आएगी, कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करने की भावना जिस दिन लोगों के अंदर जागृत होगी समाज में, उस दिन परिवर्तन जरूर आएगा। आगे देखिए, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो यहाँ पर जो है जो गज़लकार हैं वो ये कह रहे हैं कि तेरा निज़ाम है कि आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आपकी हुकूमत है, आपका अधिकार है, ठीक है। सिलदे ज़ुबान शायर की कि आपको आपका शासन है, आपकी शासन प्रणाली है, ठीक है, आपका अधिकार है, क्या अधिकार है, ठीक है, और आपका शासन क्या है, वो शासन क्या है और आपके अधिकार क्या हैं। आपके अधिकार ये हैं कि सिलदे ज़ुबान शायर की, कि जो शायर है वो अपनी शायरी के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, ठीक है, वो जो कुछ भी कहना चाहता है तो शासन को ये पूर्ण अधिकार है कि वो उसकी ज़ुबान को सिल सकता है। कहने का मतलब है उसकी शायरी पर वो प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो है जब जो है मुंशी प्रेमचंद की भी जो रचना थी सोजे वतन, उसको भी जो है जो अंग्रेज़ सरकार थी उस समय की, उसने जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उसमें जो है जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है उनके खिलाफ जो है भड़काने वाली जो है कुछ बातें जो है उसमें लिखी गई थी। तो जो अंग्रेज़ सरकार है उसने जो है उस पुस्तक को सोजे वतन उसको जो है बैन कर दिया था। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ वही बात यहाँ पर जो है वो दुष्यंत कुमार जी भी कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई जो शायर है वो अपनी शायरी के माध्यम से देशभक्ति की बातें करता है, समाज को जागृत करने की बातें करता है, समाज में जागरूकता फैलाने की बात करता है, आदमी को उसके अधिकारों के खिलाफ लड़ने की बात कहता है, तो ये चीज़ें जो है वो शासन के लिए घातक साबित हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए शासन क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा, अधिकारी क्या करेगा, ठीक है, जिसकी हुकूमत चल रही है वो क्या करेगा, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो क्या करेगा, अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वो जो शायर की शायरी है जिसमें जो है वो जिससे जो है उसको हानि पहुंच सकती है, जिससे उसको नुकसान हो सकता है, तो उस शायर की शायरी पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। तो यहाँ पर जो है दुष्यंत कुमार जी यही कहना चाहते हैं कि उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि उनका शासन है, उनका प्रशासन है, इसलिए उनको निज़ाम है, उनको अधिकार है, उनका शासन है। वो क्या कर सकते हैं, अपने शासन के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, अपनी हुकूमत के बल पर वो क्या कर सकते हैं कि जो शायर की जो शायरी है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और वो प्रतिबंध क्यों लगाएंगे, क्योंकि यदि शायर की शायरी में कुछ ऐसी बातें होंगी जो उनके लिए, शासन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, ठीक है। यदि शायर ने जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए कुछ ऐसी बातें लिख दी कि लोग जो है जागरूक हो गए, उसमें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए जो है वो शक्ति आ गई, समझ आ गई, सामर्थ्य आ गया, तो ये चीज़ें जो है वो किसके लिए घातक हैं, शासन प्रशासन के लिए घातक है, निज़ाम के लिए, ठीक है। निज़ाम शब्द का अर्थ मैंने बताया था शासन प्रशासन या जिसका अधिकार हो, जिसकी हुकूमत हो, उसके लिए ये चीज़ें जो है घातक हैं। तो वो क्या कर सकता है, शायर की शायरी पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, ठीक है। और कहता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। ये एहतियात, इतनी सावधानी तो जो है वो शासन प्रशासन को बरतनी ही पड़ेगी। यदि वो इस प्रकार की जो है सावधानी नहीं बरतेगा तो उसकी सत्ता के लिए, उसके शासन के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बहर के लिए, तो इस बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार से जो है जब कोई गज़ल रची जाती है, बहर शब्द का अर्थ यहाँ पर बताया है गज़ल, ठीक है। तो जब कोई गज़ल की रचना की जाती है तो उसमें छंद का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसको छंद के बंधन में बांध करके रखना चाहिए। यदि वो छंद के बंधन में बंद करके कोई गज़ल रहेगी तो जो है वो जो है अपने दायरे से बाहर नहीं जा पाएगी और जो है उसमें जो है वो बिखराव नहीं आ पाएगा, ठीक है। और यदि उसमें जो है वो बिखराव आ गया तो वो जो है वो उससे जो है वो छंद जो है भंग हो जाएगा और जो है वो बात जो वो कहना चाहता था वो बात जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वही बता रहे कि ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए कि जो शासन है, जो प्रशासन है, उसको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो है यदि जो है शायर ने अपनी शायरी के माध्यम से कोई ऐसी बात कही है जो उनके जो है वो हक में नहीं है, उनके जो है वो पक्ष में नहीं है, तो इसके लिए जो है उन्हें पूरा अधिकार है कि वो शायर की शायरी पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एहतियात शब्द का अर्थ होता है सावधानी, तो ये सावधानी उन लोगों के लिए बरतनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
कि जिस प्रकार से जो है वो जो शायर जो वो होता है बहर, यहाँ पर जो है वो किसको कहा गया है, जो छंद होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर उसको उदाहरण के माध्यम से जो है वो दुष्यंत कुमार जी ने समझाया है कि जिस प्रकार से छंद होता है उसके लिए जो है वो नियमों की जानकारी के अंतर्गत ही उसको जो है रहना चाहिए, नियमों से बाहर जो है उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है वो जो शायर की शायरी है उस पर भी जो है वो नज़र रहनी चाहिए। किसकी नज़र रहनी चाहिए? निज़ाम की, शासन की, प्रशासन की नज़र जो है उस पर रहनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो दुष्यंत कुमार जी हैं गज़लकार, वो कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्यों का जो स्वभाव होना चाहिए, मनुष्यों की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए या उनकी जो सोच होनी चाहिए, उनकी जो समझ होनी चाहिए, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि वो जिए तो बगीचे में गुलमोहर के लिए, यहाँ पर गुलमोहर जो है वैसे तो एक जो है वो पेड़ का नाम है, लेकिन यहाँ पर गुलमोहर जो है वो प्रतीकात्मक अर्थ में लिया गया है। यहाँ पर गुलमोहर शब्द का अर्थ है मानवीय मूल्यों की बात करना, मानव के कल्याण की बात करना, मानव की भलाई की बात करना। तो यहाँ पर जो है वो गज़लकार कह रहे हैं कि जिए तो, यदि हम जिए तो अपने बगीचे में, चाहे हम अपने देश में रहें या कहीं भी रहें, यदि हम अपने देश में रहें, अपने समाज में रहें, तो हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए वो गुलमोहर के तले, गुलमोहर से युक्त होनी चाहिए। गुलमोहर शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया? मानवीय मूल्यों की बात करना, मानव के कल्याण की बात करना, समाज के कल्याण की बात करना, देश के कल्याण की बात करना, ठीक है। तो जिए तो अपने बगीचे में, चाहे हम अपने घर में रहें, अपने देश में रहें, तो हमारे मन में जो भावना होनी चाहिए वो समाज के कल्याण की भावना होनी चाहिए, समाज की भलाई की बात होनी चाहिए, मानव के कल्याण की बात होनी चाहिए, मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की बात होनी चाहिए। और मरे तो गैर की गलियों में, यदि हम जो है चाहे अपने देश में ना रहें, यदि दुनिया में हम कहीं भी रहें, ठीक है, मरे तो गैर की गलियों में, चाहे हम अपने देश में जिए मरें या हम चाहे दूसरे देश में जिए मरें या दूसरे स्थान पर दुनिया में हम कहीं पर भी जिए मरें, हम दुनिया में कहीं पर भी रहें, हमारे अंदर तब भी जो भावना होनी चाहिए वो मानवीय मूल्यों की भावना होनी चाहिए, देश के कल्याण की भावना होनी चाहिए, समाज के कल्याण की भावना होनी चाहिए, लोगों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। कहने का मतलब है हमारा जो ये जीवन है, हम अपना जीवन कहीं पर भी जिएँ, चाहे हम अपने देश में जिएँ या अपने देश से बाहर कहीं भी जिएँ, हम दुनिया में कहीं पर भी रहें, हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए वो हमेशा जो है वो जो मानवीय मूल्य हैं, जो देश कल्याण की भावना है, जो समाज कल्याण की भावना है, जो राष्ट्र कल्याण की भावना है, वो हमेशा हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक शब्द आया है गुलमोहर। तो वैसे तो गुलमोहर बताया एक पेड़ का नाम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गुलमोहर जो है प्रतीकात्मक अर्थ में लिया गया है। तो गुलमोहर जो है वो किसका प्रतीक यहाँ पर माना है? मानवीय मूल्यों का, मानव के कल्याण की बात जहाँ पर होती है, देश के कल्याण की बात जहाँ पर होती है, समाज के कल्याण की बात जहाँ पर होती है, राष्ट्र के कल्याण की बात जहाँ पर होती है, विश्व के कल्याण की बात जहाँ पर होती है, तो उसके लिए जो है वो गज़लकार ने गुलमोहर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आज जो है आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। इसके अभ्यास प्रश्न आपको भेज दिए जाएंगे। यदि पाठ में आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।